गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास के उसमें आज हमारा जो क्लास है क्लास 12 के लिए है। जैसा हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है क्लास 12 बायोलॉजी इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी द स्टोरी ऑफ लाइफ, जीव विज्ञान जैसा कि क्लास 10 में पढ़ाया जा चुका है आपको। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव और उसके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी दो शब्द से बना हुआ है। बायोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स हिस्ट्री। तो हियर वी डिस्कस, यहाँ हम बात करेंगे जीव विज्ञान। आप सबको पता है अब आपके 5 विषय हो गए क्लास 12 में। हिंदी, इंग्लिश, क्लास 12 में 5 सब्जेक्ट है और फर्स्ट सब्जेक्ट 100 मार्क के होंगे। यहाँ पे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ये इसमें प्रैक्टिकल है। तो आपका बायोलॉजी जो होगा 70 + 30, 70 + 30, 70 + 30। अब हम अपने विषय बात करें तो क्लास 12 बायोलॉजी में टोटल 16 चैप्टर है। क्लास 11 में आपको पढ़ाया गया था, उसमें 22 चैप्टर थे। यहाँ खास बात ये ध्यान रखना है कि जो क्लास 12 का सिलेबस है वो केवल 16 चैप्टर है और इन्हीं चैप्टरों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन चैप्टरों को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। फाइव यूनिट्स है और 5 यूनिट्स में से जो पहला है वो है जनन, और आपके पहले चैप्टर का नाम भी है रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमने बताया था जीव जंतुओं में जनन एक जैव प्रक्रिया है, लाइफ प्रोसेस है। कुछ लाइफ प्रोसेस की चर्चा हमने क्लास 11 में की थी। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है जनन। तो जनन को अगर हम परिभाषित करें तो किसी जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम बायोलॉजी में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो पहले चैप्टर पे अगर बात करें, पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन है जनन। और जनन किसी भी जीव के लिए इतना आवश्यक है कि
इसके बिना पृथ्वी पे जीव जंतुओं का अस्तित्व खत्म हो सकता है। इसको समझने के लिए हमें 2-3 चीजों को समझना है। जीवन चक्र, जीवन अवधि, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल की चर्चा हम करें तो प्रत्येक जीव का एक लाइफ साइकिल होता है और जिसे हम जीवन अवधि के नाम से भी कह सकते हैं, लाइफ पीरियड, लाइफ स्पान। जीवन अवधि वह समय होता है, वह पीरियड होता है किसी भी जीव का जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो समय होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो समय होता है उसे जीवन अवधि कहते हैं। मैंने इम्पॉर्टेंट इसलिए कहा कि आप देख रहे हो कि कोई भी जीव होगा, उसका जन्म होगा और उसकी मृत्यु होगी। यानी पृथ्वी पे ऐसा कोई जीव नहीं है जो जिसकी जन्म और मृत्यु न हो। कुछ अपवाद माना गया है, जैसे अमीबा को माना जाता है अमर प्राणी है, क्योंकि उसकी कोशिका ही डिवाइड होकर के 2 नई कोशिका बन जाती है। अदरवाइज पृथ्वी पे जितने भी समस्त जीव हैं उनकी जन्म होगी तो मृत्यु होगी। तो अगर कोई जीव है, अगर वो जन्म लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस तरह से वो पृथ्वी पर उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। लेकिन उस जीव की जो जाति है, जैसा कि हमने आपको क्लास 11 में पढ़ाया था, जातियां होती हैं, जातियां मिलकर के वंश बनते हैं, वंश मिलकर के, तो वहां हमने जो बात की थी उस पे हम बात कर रहे हैं। तो लेकिन उनकी जो जातियां हैं वो रह जाती हैं। और वो जातियां क्यों रह जाती हैं? क्योंकि प्रत्येक जीव में जनन की प्रक्रिया होती है। तो जैसा कि हमने यहाँ कहा कि जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। तो यहाँ हम ये स्पष्ट हो जाता है कि जो जनन है वो किसी भी जीव की पीढ़ी दर पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन अनिवार्य प्रक्रिया। यानी जनन के द्वारा ही किसी भी जीव का पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रहती है। कंटिन्यूटी ऑफ द जनरेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक प्रश्न आता है बोर्ड में और आपके बुक का पहला क्वेश्चन है, जीवों में जनन क्यों अनिवार्य है? जीवों को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन अनिवार्य है। जीवों को अपनी पीढ़ी को कंटिन्यूअस रखने के लिए जनन जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि जनन के प्रकार। जीव विज्ञान में जैसा कि हम जानते हैं जंतु और पौधों दोनों का अध्ययन किया जाता है। जैसे जंतुओं में अलग तरीके से हो सकता है और पौधों में अलग तरह से जनन हो सकता है। लेकिन अगर हम मुख्यतः देखें जो हमारे सिलेबस में है तो जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में मुख्यतः हम इन्हीं 2 जनन की बात करने वाले हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को समझने से पहले हमें जो एक टर्मिनोलॉजी, एक शब्द समझना है वो है युग्मक, जिसे गैमीट बोलते हैं।
इसे प्रत्येक जीव की विशेषता होती है कि वो जनन करते हैं और जनन करने के लिए उनके शरीर में विशेष प्रकार की संरचनाएं होती है। तो कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें युग्मक बनते हैं और कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें युग्मक नहीं बनते। युग्मक बनने न बनने, युग्मक के मिलने न मिलने के आधार पर हम कह सकते हैं कि जनन दो प्रकार का होता है। प्रत्येक जीव जनन अनिवार्य रूप से करेगा, चाहे वो अलैंगिक तरीके से करे चाहे वो लैंगिक तरीके से करे। तो एक प्रश्न भी बनता है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। आप सबके दिमाग में भी आएगा कि ऐसी कौन सा मूलभूत अंतर है जो हमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में बताएगा। तो प्रश्न आपका बनता है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर आपका बनता है, पहले आप अलैंगिक जनन जीव विज्ञान में एक शब्द उपयोग होता है जनक, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है पेरेंट्स। पेरेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में माता पिता दोनों आते हैं, बट यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जनक जो है एक जीव के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर दो जीव होंगे तो दो जनक कहे जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। इसमें युग्मक का संलयन शामिल नहीं होता। तो दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हमने लिख दी है कि अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, और दूसरी पॉइंट जो है इसमें कि इसमें युग्मक का संलयन शामिल नहीं होता है, यानी युग्मक नहीं मिलते। जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, मान लेते हैं अमीबा है और अमीबा का ये सेल है और यही सेल डिवाइड होकर के दो अमीबा बन जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो सिंपल एग्जाम्पल है। यहाँ पे अमीबा सिंगल था और यही सिंगल अमीबा दो अमीबा में बदल गया। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जनक केवल एक है। तो हमने कहा ना यहाँ पेरेंट का मतलब एक ही जीव के लिए है। अगर हम एक पेरेंट कहते हैं, एक जनक कहते हैं, तो वहाँ कहने का मतलब केवल एक सिंगल, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। अगर हम कहते हैं डबल, दो पेरेंट हैं, दो जनक हैं, इसका मतलब दो इंडिविजुअल डिफरेंट टाइप के। तो यहाँ पे जहाँ पे एक जनक हो वहाँ अलैंगिक जनन है, और जहाँ पे युग्मक का संलयन या युग्मक का निर्माण नहीं होता है वहाँ पे अलैंगिक जनन होता है। तो हमें आशा है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो अलैंगिक जनन जनन का वह प्रकार है जिसमें एकल जनक की आवश्यकता होती है और युग्मक का निर्माण एवं संलयन शामिल नहीं होता। अब अगर ए है, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान को हम क्लोन कहते हैं। एक वर्ड आता है क्लोन किसे कहते हैं। तो अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान अपने पेरेंट के क्लोन कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि उनका आनुवंशिक रूप लगभग समान होता है। तो ऐसे दो जीव जिनका जो आनुवंशिक रूप से एक समान हो वो क्लोन कहे जाते हैं। तो
यहाँ एक बात क्लियर है कि अगर केवल एक जनक है, मान लेते हैं ए है, और इससे उत्पन्न होने वाले संतान A1, A2, A3, A4 जितने भी हों, सब आनुवंशिक रूप से जो है अपने जनक के समान होंगे। अब आनुवंशिक रूप क्या है, इसकी चर्चा क्लास 12 में और चैप्टर हमारा आएगा, उस पर हम करेंगे। क्लास 11 में तो सब्जेक्ट वो नहीं था, क्लास 10th में हमारी बात हुई है। तो क्लास 10th में आनुवंशिकता है, तो वहाँ पे हम जेनेटिक्स की बात करते हैं कि आनुवंशिक क्या होता है। तो अगर वो जीन यानी आनुवंशिक रूप से एक समान होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वो एक दूसरे के क्लोन होंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जब ये आनुवंशिक रूप से एक समान है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें विभिन्नता बहुत कम पाई जाएगी। विभिन्नता बहुत कम प्राप्त, यानी आप अलैंगिक जनन में विभिन्नता बहुत कम होगी। इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ सिंगल जनक है और सिंगल पेरेंट्स उत्पन्न होने वाले संतान एक अपने पेरेंट्स से भी और अब एक दूसरे से, जैसे यहाँ A1 इक्वल टू कह सकते हैं A2, A2 इक्वल टू A3, A3 इक्वल टू A4, यानी सब एक जैसे। अब हम बात करेंगे, जब हमने ये समझ लिया कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और कैसे आप पहचानोगे कि ये अलैंगिक जनन हो रहा है कि लैंगिक जनन हो रहा है, तो अभी हम सिंगल पेरेंट जहाँ पे होंगे वहाँ पे अलैंगिक जनन होगा। और तो हम कह सकते हैं कि ऐसे जितने भी जीव हैं जिनमें जनन की प्रक्रिया एकल जनक द्वारा संपन्न होती है, ऐसे जीव को अलैंगिक जीव कहते हैं। अब हम देखेंगे अलैंगिक जनन की विधि। अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां हैं। जैसे हमने कहा, जंतु में अलग तरीके का हो सकता है, पौधे में अलग हो सकता है, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे। और कुछ जो अलैंगिक जनन के नाम हम यहाँ पे दे रहे हैं, द्विखंडन, बहुखंडन, बीजाणु जनन, द्विमुकुलन, जेम्यूल, तो हम इनकी एक एक टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला है वो है द्विखंडन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फिशन। नाम से ही पता चल रहा है, यह अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें किसी जीव का शरीर दो भागों में बढ़ जाता है, दो खंडों में बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं द्विखंडन। यानी कोई जीव का जो शरीर है या कोशिका है वो दो भागों में बढ़ करके नए जीव को उत्पन्न करे, तो उसे कहते हैं द्विखंडन। इसका भी हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था, अमीबा। बहुखंडन, बहुखंडन में क्या होता है कि जब कोई जीव या उसकी कोशिकाएं दो या दो से अधिक खंडों में विभाजित हो जाती है, तो उसे हम बहुखंडन भी कहते हैं। जैसे अमीबा के केस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग है
हम इसे दोनों को समझ सकते हैं कि अमीबा के लिए जब अनुकूल समय होता है, फेवरेबल कंडीशन होता है, तो ये अमीबा द्विखंडन विधि से विभाजित होता है। लेकिन अगर इसके फेवर का कंडीशन, इसके अनुकूल कंडीशन नहीं है, तो ये बहुखंडन विधि को भी अपनाता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो इस अमीबा के कोशिका के चारों तरफ एक कवर बन जाता है, जिसे हम सिस्ट कहते हैं या पुटिका कहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आता है, अब देखो, जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है, पुटिका के अंदर कोशिकाएं हैं वो बार बार डिवाइड हो रही हैं और डिवाइड होकर के कोशिकाओं का पुंज बना लेती हैं। और जब ये कोशिकाएं संख्या में ज्यादा हो जाती हैं और जब इसके लिए अनुकूल समय आएगा, ये ऊपर की पुटिका जो है, ऊपर की जो ये मान लेते हैं ये ऊपर की पुटिका है, ये जो पुटिका है ये क्या होता है, अस्फुटित हो जाता है। अस्फुटित मतलब फट जाता है और ये सारे जो कोशिकाएं हैं वो हर एक कोशिका नया जीव बना देता है, यानी कई खंडों में जीव बन जाता है। तो इसको बोलते हैं बहुखंडन। आपको समझ में आ गया द्विखंडन और बहुखंडन। बीजाणुजन, ज्यादातर जो सूक्ष्म पौधे होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, जैसे थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, फंगी है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फंगी, इनमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। उन विशेष संरचनाओं के द्वारा बीजाणु बनता है। बीजाणु जनन का मतलब होता है बीजाणुओं का बनना। स्पोर फॉर्मेशन। तो इन जीवों में क्या होता है कि विशेष प्रकार की संरचना होती है और जिसमें बीजाणुओं का जन्म होता है, और ये बीजाणु ही इनके लिए क्या है, अलैंगिक संरचना है, जिसके द्वारा ये नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो बीजाणुओं का बनना एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है सूक्ष्म जीवों में ज्यादातर, और ये बीजाणुओं में इतनी क्षमता होती है कि ये नए जीवों को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, हमें एक एग्जाम्पल लेना है, ये एक फंगी है पेनिसिलियम, और ये स्ट्रक्चर है बीजाणु। जब ये बीजाणु परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो ये अपने मूल प्लांट से अपने आप या किसी भी माध्यम द्वारा, चाहे वो जल के द्वारा हो, चाहे वो हवा के द्वारा हो, और कोई भी जीव जंतुओं के द्वारा हो, जब यहाँ से झड़ते हैं और जमीन पे या कोई किसी भी आधार पे पहुंचते हैं, तो इनमें ठीक उसी तरह का पेनिसिलियम बनाने की क्षमता होती है। तो इस तरह से बीजाणु विशेष प्रकार की संरचना है, जिसके द्वारा बहुत सारे जंतुओं में, बहुत सारे पौधों में जन्म होता है। तो यहाँ आपको सिंपली समझना है बीजाणु बनने की प्रक्रिया। बीजाणु क्या है? बीजाणु विशेष प्रकार की संरचना है, जिसके द्वारा नए पौधे का जन्म होता है। तो ये वीडियो गई। इसके बाद अगला आता है मुकुलन। मुकुलन को इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग। मुकुल बड मतलब कली होती है, कलिका जिसे हम कह सकते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारे पौधों में, इवन जंतु जैसे हाइड्रा में क्या होता है कि बहुत सारे कलियां निकलने लगती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लें, अब मान लेते हैं ये एक इष्ट है और ये इसका क्या है, मुकुल।
कुछ दिन बाद जब ये मैच्योर होगा तो ये मुकुल जो है यहाँ से कट जाएगा और ये कट करके एक नया पौधा बना देगा। यानी जितने ज्यादा मुकुल होंगे उतना ज्यादा पौधे बनते जाएंगे। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मुकुलन। आप जितना भी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आप बुक में भी देख लेना, उसके कुछ नाम से आप याद कर लेना। एक दो एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, आपकी नोटबुक में होना चाहिए। तो ये विशेष प्रकार की संरचना होती है जो पौधे के ही किसी हिस्से में कली के रूप में निकल जाता है। और इसके बाद आता है जेम्यूल। जेम्यूल क्या है? कुछ ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट किस मिश्र कलेक्टर होते हैं। जेम्यूल के द्वारा क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपको देखे हैं सेम इसी तरह का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पौधे के ऊपर होता है और जब ये पौधे में से निकलेगा तो प्रत्येक जेम्यूल के कोशिकाएं जो हैं वो नए उसमें बदल जाएंगे। ज्यादातर ये स्पंज में होता है। तो ये थे अलैंगिक जनन की कुछ विधियां, इन्हें आपको देखना है। आज के वीडियो में केवल हम एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, अलैंगिक जनन। नेक्स्ट वीडियो जब होगा तो उसमें हम लैंगिक जनन की बात करेंगे। तो अलैंगिक जनन की विधियां आप हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है, बहुत सारे बुक में दिया हुआ है कि एक और होता है कायिक जनन या इसको इंग्लिश बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहीं अलग से नहीं दिया गया है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को अलैंगिक जनन माना गया है। प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है कि जो कायिक जनन है उसे अलैंगिक जनन क्यों कहना चाहिए, या कायिक जनन क्या अलैंगिक जनन की विधि है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में 2 पॉइंट बताया था। पहला हमने बताया था कि अलैंगिक जनन में सिंगल पेरेंट एकल जनक की आवश्यकता होती है और कायिक जनन में भी एकल जनक की ही आवश्यकता होती है। इन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे क्या है, कायिक जनन जो है, आप यहाँ वर्ड देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह रहे हैं, यानी ज्यादातर ये पौधों में होने वाला है और पौधों में होने वाले एकल जनक के द्वारा जो जनन होता है। अब दूसरा वर्ड आता है कायिक। कायिक का मतलब होता है बॉडी, शरीर। तो जब कोई भी पौधा के किसी भी भाग से, चाहे वो तना हो, पत्ती हो या जड़ हो, अगर उसके किसी भाग से नया पौधे का जन्म होता है तो उसे हम कहते हैं कायिक जनन। पिछले साल बोर्ड में एक क्वेश्चन भी आया था, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, और उसके 2 एग्जाम्पल लिखिए। तो कायिक प्रवर्धन यानी कायिक जनन ही है। चूंकि ये पौधे के शरीर के हिस्से से बनता है, उसमें निकलने वाले प्रवर्ध से बनता है, इसीलिए इसको कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। कायिक प्रवर्धन की बहुत सारी विधियां हैं। आपसे 2 एग्जाम्पल पूछा गया था बोर्ड में, ऊपरी भूस्तारी आप लिख सकते हैं, कंद, शकरकंद, ऊपरी भूस्तारी में क्या होता है कि पौधे की जो तना है ऐसे बढ़ती रहती है। इस तरह से मान लेते हैं ये पौधा है और ये इसका तना है। अब ये जो जमीन पे चल रहा है, अगर ये यहाँ से टूटेगा तो ये जब भी टूटेगा तो ये 3 नए पौधे बनेंगे। कंद में क्या होता है, आपने आलू के साथ देखा है। शकरकंद क्या है आप जानते ही हैं। इनमें क्या होता है कि पौधे के किसी भी भाग में, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, एक विशेष प्रकार की संरचना बन जाती है और ये कंद की तरह होता है और उससे एक नए पौधे का जन्म हो जाता है। तो कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? कायिक प्रवर्धन पौधों में होने वाली विशेष प्रक्रिया है, विशेष प्रकार का लैंगिक जनन है, जिसमें उसके किसी भी जड़, किसी भी भाग, चाहे जड़ हो, तना हो, पत्ती के द्वारा अगर नए जीव की उत्पत्ति होती है
उसे कार्य प्रवर्धन कहते हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है। तो आज के लिए हमारा जो पहले चैप्टर का हिस्सा है, मैं आपको रिवीजन कर लूँ जितना हमने आज पढ़ा। पहली चीज तो हमने पढ़ा कि बायोलॉजी आपका अब एक सिंगल सब्जेक्ट है और उसका जो पेपर बनेगा वो 70+30 का होगा। लेवल में आपने देखा होगा कि मैथ आपका छूट गया है, तो यहाँ तो मैथ हो गया, बायोलॉजी 70+30 का होगा। 70 थियरी है और 30 नंबर प्रैक्टिकल का है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे लैंगिक जगत।